तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लीव अप टू योर नेम पार्ट 6 की। बाकी पार्टों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्टर अपने आदमियों के साथ ओहेयोंग को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। तो फिर योनक्योंग उससे बोल रही होती है तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर हेयोंग वहाँ से भाग जाता है। जब डायरेक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट बेहोश होते हैं। तो फिर वो पूछ रहे होते हैं कि इनको क्या हुआ है। फिर वहाँ पर स्ट्रेचर लाया जाता है और प्रेसिडेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे होते हैं। हेम एक जगह पर छुप कर बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। तभी वहाँ पर यूजिहा पहुँच जाता है। फिर वो हेम को अपने साथ लेकर जाता है उससे बात करने के लिए। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर जिया के ग्रैंडफादर होते हैं। फिर वो अपने एक आदमी से बोल रहे होते हैं कि तुम इस आदमी का पीछा करना और पता लगाना कि ये कहाँ पर रहता है। हेम यूजिहा से बोल रहा होता है तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपना रेज्यूमे दे दूंगा तो फिर तुम मुझे कांटेक्ट करोगे। जिया बोल रहा होता है कि तुमने सिर्फ एक शीट दी है, तुम्हें ये लगता है कि उसके बिहाफ पर तुम्हें डॉक्टर हायर कर लिया जाएगा। और मान लेते तुम्हारे पास स्किल्स है, क्या तुम्हें अपने स्किल पर कॉन्फिडेंस है। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि तुम मेरी एक मीटिंग रखवाओ अपने डायरेक्टर के साथ ताकि मैं तुम्हें अपने स्किल्स दिखा सकूं। जेहा पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। तो फिर वो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता लाइसेंस क्या होता है। जेहा बोल रहा होता है तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम्हारी वजह से यनकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तुम यनकों के लिए एक बर्डन हो, तुम्हें पता भी है जब भी तुम हॉस्पिटल में आते हो तो फिर तुम्हारी वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यनकों ऑपरेशन थिएटर में होती है और वो हेम के बारे में सोच रही होती है। वो बोल रही होती है क्या वो सेफ़ होगा। तभी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर पहुँच जाता है और युनकुंग से बोल रहा होता है मैंने सुना कि तुमने उस आदमी को जाने दिया, क्या तुम उसकी हेल्प कर रही थी। युनकुंग बोल रही होती है कि हमारे पास एक पेशेंट है जिन्हें की कार्डियक अरेस्ट आया है और वो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी हैं। ये सुनते ही वो सीनियर डॉक्टर बोल रहा होता है कि पेशेंट कहाँ पर है, हमें उनके लिए वीआईपी वार्ड तैयार करना चाहिए। फिर वो उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में जाती है और वहाँ पर उनकी सर्जरी कर रही होती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डायरेक्टर और यू जेहा के ग्रैंडफादर खड़े होते हैं। तभी जेहा के ग्रैंडफादर के पास उनके आदमी का कॉल आता है और वो उन्हें बता रहा होता है कि वो आदमी हेमिनसो में रहता है। हेम घर पर होता है तो फिर वहाँ पर उसने हेल्पर से पूछा होता है कि लाइसेंस क्या होता है, अगर वो तुम्हारे पास ना हो तो फिर क्या होगा। फिर वो हेम को बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। फिर वो पूछ रहा होता है कि मुझे लाइसेंस कहाँ से मिलेगा। फिर वो उसे बताता है कि लाइसेंस तुम्हें एग्ज़ाम पास करके मिलेगा। हेम पूछ रहा होता है कि मुझे उसके लिए क्या करना होगा। फिर वो बोल रहा होता है तुम्हें उसके लिए पढ़ाई करनी होगी और साथ ही में कॉलेज से ग्रेजुएट भी होना होगा। बट कॉलेज में जाने से पहले तुम्हें एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल पास करना होगा और ये सारा प्रोसेस मिलाया जाए तो करीबन 12 साल लग जाएंगे। इस बात को सुनकर हेम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो बाहर जाता है और वहाँ पर यनकोंग ग्रैंडफादर होते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारा वर्कआउट नहीं हुआ कल, उन्होंने तुम्हें इस वजह से रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि तुम फेक डॉक्टर हो। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि मैं फेक डॉक्टर नहीं हूँ। फिर वो हेम को एक झाड़ू देते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर साफ सफाई करनी है। फिर वो झाड़ू लेता है और वहाँ पर झाड़ू लगाने लग जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि इन चीज़ों से ही कुछ सबक लेगा आगे ज़िंदगी में। थोड़ी देर साफ सफाई करके वो एक जगह पर बैठ जाता है और याद कर रहा होता है कि यो जैन उससे क्या कहा होता है कि योनकुंग के लिए तुम एक बर्डन हो। हेम बोल रहा होता है ना तो मैं पैलेस में काम कर सकता हूँ और ना यहाँ पर डॉक्टर बन सकता हूँ। हॉस्पिटल में सर्जरी सक्सेसफुल होती है तो फिर डायरेक्टर योन क्योंग और सीनियर डॉक्टर से मिल रहे होते हैं। फिर योनकुंग से बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी मेहनत करती हो तो फिर तुम्हें एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। इसके बाद यनकुंग वहाँ चली जाती है। फिर उससे मिलने के लिए जेहा आता है और वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। यनकुंग उससे माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कल मैं ऑडिटोरियम में नहीं आ पाई थी, तुमने मुझे बुलाया था। जेहा बोल रहा होता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो फिर तुम मेरे साथ डिनर करो। यनकुंग मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हें डिनर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जेहा बोल रहा होता है कि मैं भी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करना चाहता हूँ बट वो मुझे हमेशा मना कर देती है और वो यनकुंग की ओर देख रहा होता है। यनकुंग इमरजेंसी रूम में जा रही होती है तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस का ड्राइवर आता है और वो उसे रोक लेता है। वो ड्राइवर यनकुंग से पूछ रहा होता है क्या आप बिल्कुल ठीक हो। तो फिर वो बोल रही होती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो ड्राइवर बता रहा होता है कि कुछ दिन पहले हम पेशेंट को लेकर आ रहे थे इमरजेंसी रूम में, तो फिर उसकी चेस्ट में एक सरिया लगा हुआ था। उस पेशेंट के सामने आप खड़ी थी और वो सरिया आपको लगने वाला था, तभी आपके सामने एक आदमी आया और वो सरिया उसकी बैक में लग गया। क्या वो आदमी ठीक है। तो फिर यनकुंग हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। हेम घर की साफ सफाई कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक पेशेंट आता है इलाज कराने के लिए। तो फिर हेम उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और उसे साफ सफाई करने के लिए भेज देते हैं। रात को हेम सोने जा रहा होता है तो फिर वो सोच रहा होता है कि वो वापस जोशी डायनेस्टी में चला जाए। फिर वो याद करता है कि वहाँ पर उसे रॉयल ट्रूप्स और डूची ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो उसे ढूंढ लेंगे तो फिर उसे मार डालेंगे। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि वो इस टाइम पर क्या करे। अगले दिन हेम एक हेल्पर से बात कर रहा होता है और उससे रूट्स के बारे में पूछ रहा होता है। फिर हेम उसे बता रहा होता है कि जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी है उसके लीवर में प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हें रूट प्रिपेयर करनी होगी। अगर तुम सूप बनाकर उसे दोगे तो फिर तुम्हारा रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा उसके लीवर की तरह। वो हेल्पर पूछ रहा होता है क्या तुम उसके क्लोज हो, तुम ये सब कैसे जानते हो। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर पहुँच जाते हैं।
फिर वो हेम को अपना बैग देते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो करो। यनकंग हॉस्पिटल के काउंटर पर होती है, तो फिर वो देख रही होती है कि वहाँ पर एक लेडी वहाँ से जा रही होती है। तभी वो डॉक्टर से पूछ रही होती है कि इस लेडी की आज सर्जरी होनी थी, बट ये सर्जरी क्यों नहीं करवा रही हैं। डॉक्टर यनकंग को बता रहे होते हैं कि उनकी कोई पर्सनल अफेयर्स हैं, इस वजह से वो यहाँ से जा रही हैं। यनकंग बाहर जाती है उस लेडी से मिलने के लिए और उनसे बोल रही होती है कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि आपकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी अगर आप सर्जरी नहीं करवाओगी। वो लेडी बोल रही होती है कि मैं सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर है वो हमेशा पेशेंट को एक मनी के सोर्स में रिगार्ड करते हैं। यनगंग बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर हमेशा पेशेंट को अपनी लाइफ की तरह देखते हैं ताकि वो उसे बचा सके। मुझे पता है कि आपके कोई पर्सनल रीज़न है, बट जब वो सॉल्व हो जाए तो फिर आप वापस आ जाना सर्जरी करवाने के लिए। ग्रैंडफादर हेम को सियोल स्टेशन के सबवे में ले जाते हैं और वहाँ पर कई सारे बैगर बैठे होते हैं। यू जेहा हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच में होता है जहाँ पर ओरिएंटल मेडिसिन से इलाज होता है। वहाँ पर उसके लिए एक वीआईपी वार्ड तैयार किया जाता है और वो वहाँ पर पेशेंट्स का इलाज कर रहा होता है। यंग का ग्रैंडफादर एक एक करके बैगर का इलाज कर रहे होते हैं, तो फिर वो एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर वो हेम से पूछ रहे होते हैं कि टूथ एक के लिए कौन सा एक्यूपंक्चर पॉइंट अप्लाई करना चाहिए। हेम बोल रहा होता है नोग्यून और जो एरिया में आपको अप्लाई करनी चाहिए नीडल। फिर वो नीडल उसी एरिया में अप्लाई करते हैं, उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे ही करके वो कई सारे और पॉइंट पूछ रहे होते हैं और एक एक करके वो सारे पॉइंट बता रहा होता है ग्रैंडफादर को। फिर उसके बाद वो अगले बैकर पर एक्यूपंक्चर अप्लाई करने जा रहे होते हैं, पर उनका हाथ कांपने लग जाता है। तो फिर हेम वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जो बैगर का लीडर होता है वो अपने एक साथी से बोल रहा होता है कि तुम्हें भी अपना इलाज करा लेना चाहिए, बट वो आदमी मना कर रहा होता है। फिर वो बैगर का लीडर ग्रैंडपा से पूछ रहा होता है कि इस आदमी को आप यहाँ पर क्यों लेके आए हो, ये कौन है? क्या आपके रिटायर होने के बाद ये यहाँ पर चार्ज करेगा और यही हमारा इलाज करेगा? ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सबका इलाज कर देते हैं, वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है, उन्हें कुछ खाने की चीज़ दे रहा होता है। अचानक से वो आदमी वहीं पर बेहोश जाता है, जो कि अपना इलाज कराने से मना कर रहा होता है। ग्रैंडफादर आदमी के पास जाते हैं और उसे चेक करते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इसे इंडाइजेशन है। इसके बाद वो एक्यूपंक्चर अप्लाई करने जा रहे होते हैं, पर उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो फिर हेम उन्हें रोक लेता है और बोल रहा होता है कि मैं एक्यूपंक्चर अप्लाई करूँगा। सबसे पहले हेम उस आदमी की पल्स चेक करता है और वो बोल रहा होता है कि सिर्फ इंडाइजेशन ही नहीं बल्कि कुछ और भी बीमारी है इनको। फिर वो उनके पेट पे हाथ रखता है और बता रहा होता है कि इनको जो बीमारी है उसका नाम है हेरियोमैक। वो सारे सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। फिर वो उन्हें बता रहा होता है कि ये बीमारी जब होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेते हो। इसके बाद वो अपना टूल बॉक्स निकालता है और एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है। एक्यूपंक्चर अप्लाई करने के बाद ही उसे होश आ जाता है। सारे बैगर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो एक एक करके हेम को हक कर रहे होते हैं। फिर वो उसे कुछ खाने की चीज़ देते हैं, तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो सारे वहाँ से भागने लग जाते हैं। जेहा अपने ग्रैंडफादर से मिल रहा होता है। उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि आज तुमने कई पेशेंट का इलाज किया है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम अपने फादर की तरह यूजलेस मैन नहीं हो, तुम्हारे अंदर मेरा ब्लड है, इस वजह से तुम ये सब कर पा रहे हो। जेहा पूछ रहा होता है क्या आपने वीआईपी वार्ड्स के लिए स्टाफ को चूज़ कर लिया है? फिर उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। हेम ग्रैंडफादर के साथ वापस घर जा रहा होता है और वो खाने की ओर देख रहा होता है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि उन आदमियों के लिए एक टाइम की मील है, तो फिर तुम्हें उनका आभारी होना चाहिए। और वैसे भी जब तुमने उस आदमी को बचाया था तो फिर तुम बहुत खुश थे। हेम बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हो। इसके बाद वो उसे घर जाने के लिए बोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब हेम घर पे पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर यनकुंग बैठी होती है। हेम पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या आपको हॉस्पिटल वालों ने मेरी वजह से निकाल दिया है? युनकुंग बोल रही होती है कि मैं निकाली जा सकती थी, बट मैं निकाली नहीं गई। बट तुम अभी भी यहीं पर हो, तुम गए नहीं यहाँ से। हेम बोल रहा होता है कि तुम मुझे कुछ और दिनों का टाइम दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। युनकुंग बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए तो फिर तुम यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनकर हेम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो युनकुंग के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो देख रहा होता है कि युनकुंग अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर युनकुंग की ब्रा दिखाई देती है। फिर वो ब्रा को उठाकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर जो कपड़े हैं वो बहुत अजीब हैं। युनकुंग वो वापस ले रही थी और बोल रही होती है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेम बोल रहा होता है कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जेहा पहुँच जाता है। जेहा बोल रहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर पहले से कोई गेस्ट है। फिर यन क्योंग हेम को वहाँ से दूर भेजती है और जेहा से बात कर रही होती है। जेहा पूछ रहा होता है ये कौन है। यन क्योंग बता रही होती है कि मेरे ग्रैंडफादर का गेस्ट है। ये सुनने के बाद हेम बोल रहा होता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो फिर यन क्योंग उसे आंखें दिखाने लग जाती है और वो चुप हो जाता है। जेहा पूछ रहा होता है क्या ये यहीं पर रहता है। यन क्योंग बोल रही होती है कुछ ही देर में यहाँ से चला जाएगा। ये सुनने के बाद हेम बोल रहा होता है कि तुमने तो भी कहा था कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। इसके बाद यन क्योंग जेहा से माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद जेहा वहाँ से चला जाता है। फिर रात को वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं और वो उनके लिए डिनर प्रिपेयर करते हैं।
ग्रैंडफादर यनकों को बुलाते हैं डिनर करने के लिए, बट वो मना कर देती है और बोल रही होती है कि मैं खुद खा लूँगी अकेले। रात को सबके सोने के बाद यनकों अपने रूम से बाहर निकलती है और वो किचन में जा रही होती है। तभी वो देखती है कि फ्रिज के पास हेम बैठा होता है और वहाँ पर कुछ खा रहा होता है। इसके बाद वो कप नूडल्स निकालती है और जो उसकी चॉपस्टिक होती है अपने कान पर रख लेती है। फिर हेम को बता रही होती है कि नूडल्स को कैसे खाया जाता है। नूडल्स खाते टाइम यनकुंग पूछ रही होती है कि हम पहले कभी मिले हैं बचपन में, तो फिर वो मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तो फिर यनकुंग बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और उसे देखकर हेम भी हंसने लग जाता है। यनकुंग एक एक करके चैनल चेंज कर रही होती है, फिर वो एक चैनल चेंज करती है और उस पर गर्ल ग्रुप का डांस आ रहा होता है। तो फिर उसे देखकर हेम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और टेलीविज़न के करीब जा रहा होता है। ये सब देखकर यनकुंग टेलीविज़न को ऑफ कर देती है। फिर कुछ देर बाद वो हेम को रिमोट देती है और बोल रही होती है कि तुम देख सकते हो। हेम अकेला ही वहाँ पर टीवी देख रहा होता है और कुछ देर बाद वो वहीं पर सो जाता है। फिर वहाँ पर यंजंग आती है और वो उसे ब्लैंकेट उड़ा रही होती है। फिर वो याद कर रही होती है, उसे हेल्पर ने बताया होता है कि आज हेम तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ सीओ स्टेशन गया था। फिर वो उसकी तरफ देखकर बोल रही होती है कि तुम असलियत में कौन हो। इधर जोशन डायनेस्टी में जो मास्टर हेजन होते हैं वो यंजंग की फ़ोटो देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है। इसके बाद वो कैंडी निकालते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये कैंडी अभी भी उसे पसंद होगी। अगले दिन यंगुंग सुबह उठती है तो फिर वो देख रही होती है कि हेम बाहर होता है और वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है। हेम यंगकुंग को देखकर बोल रहा होता है कि तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, बट तुम मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो। यंगकुंग कुछ भी नहीं बोलती और वापस घर के अंदर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हेम घर के अंदर जाता है और वहाँ पर साफ सफाई कर रहा होता है। फिर हेल्पर के पास यंगकुंग आती है और उससे पूछ रही होती है कि हेम के बारे में कोई स्ट्रेंज बात है, तो फिर वो मना कर देती है। और वो यंगकुंग को बता रही होती है कि जब से हेम यहाँ पर आया है तो फिर ये क्लिनिक काफ़ी चेयरफुल हो गया है। यंगकुंग बोल रही होती है मुझे तो नहीं लगता ये पहले जैसा ही है। फिर हेल्पर बोल रही होती है तुम तो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, तुम नहीं जाओगी। परेशान होकर यंगकुंग बाहर जा रही होती है और बोल रही होती है लगता है कि हर कोई उसे पसंद करने लग गया है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर वो ग्रैंड मदर आती है जो कि हेम को अपना बेटा समझती हैं। फिर हेम उस ग्रैंड मदर को अंदर ले जाता है और उनसे बात कर रहा होता है। तो फिर जो हेल्पर होती है वो यंगकुंग से बोल रही होती है कि हेम को जो भी डोमेस्टिक एनिमल है यानी कि चिकन और पिग उनसे नफरत है। बट फिर भी वो ग्रैंड मदर के लिए पिग के साथ खेल रहा है और मैंने आज से पहले कभी भी ग्रैंड मदर को इतना स्माइल करते हुए नहीं देखा है। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि वो बिल्कुल यूजलेस है, बट वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। तुम्हारे ग्रैंडफादर उसे डांटते रहते हैं बट उनके दिमाग में कोई प्लान है इसके लिए, नहीं तो वो इसे अपने साथ सीओ स्टेशन क्यों लेकर जाते हैं। और तुम्हें पता भी है तुम्हारे ग्रैंडफादर कभी भी किसी को सीओ स्टेशन नहीं लेकर जाते हैं। वो ग्रैंड मदर अपने साथ में एक बॉक्स लाई होते हैं। जब वो उसे ओपन करती हैं तो फिर वो बोल रही होती हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। फिर वो उसमें से एक राउंड चॉकलेट निकालती है जो कि गोल्ड कलर की होती है। हेम पूछ रहा होता है कि आपको ये मेडिसिन कहाँ से मिली, ये बहुत ही प्रीशियस मेडिसिन है। ग्रैंड मदर बोल रही होती है कि मेरे घर पे बहुत सारी है, तुम इसे खा सकते हो। तो फिर वो हेम रोने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि अगर ये मेरे पास पहले होती तो फिर शायद आज मेरी मॉम जिंदा होती। हेम याद कर रहा होता है जब वो छोटा होता है तो फिर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार होती है। फिर वो दवाई लेने के लिए जयपुर जाता है, बट वो लोग उसे निकाल देते हैं क्योंकि उस पर पैसे नहीं होते हैं। इसके बाद वो दूसरी जगह पर जाता है दवाई लेने के लिए, तो फिर वहाँ पर वो लोग उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो चोरी कर रहा है और उसे बुरी तरीके से पीटते हैं। ग्रैंड मदर हेम को चुप कराती है और बोल रही होती है कि तुम इसे रख सकते हो, मेरे पास और भी कई सारी हैं, तुम रोना बंद कर दो। और जो यनक्योंग होती है वो हेम की ओर देख रही होती है। तभी जो बोंगशिक होता है यानी कि जो पिग का बच्चा होता है वो यनक्योंग के पास भाग जाता है। तो फिर वहाँ पर हेम पहुँच जाता है और बोल रहा होता है लगता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। ये सुनते ही यनक्योंग हंसने लग जाती है। फिर वो ग्रैंड मदर को बाहर छोड़ने के लिए जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी यनक्योंग उसे रोक लेती है और बोल रही होती है मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ और मुझे कोई चाहिए सामान उठाने के लिए, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर जिहा के ग्रैंडफादर आते हैं हेम से मिलने के लिए, बट वो वहाँ पर नहीं होता है। तो फिर वो यनकोंग के ग्रैंडफादर से बात कर रहे होते हैं। हेम सुपरमार्केट पहुँच जाता है और वहाँ पर वो ट्रॉली लेकर उस पर झूल रहा होता है। फिर यनकोंग उसे अपने साथ पकड़कर ले जाती है और शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ पर हेम को एक टी शर्ट दिखाई देती है और वो उसे बहुत पसंद आती है, तो फिर यनकोंग उसके लिए वो टी शर्ट खरीद लेती है। शॉपिंग करने के बाद दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। यनकोंग पूछ रही होती है कि तुम्हें कोरियन कैसे आती है। फिर वो बता रहा होता है कि मुझे मेरी मॉम ने कोरियन सिखाई है और मेरे फादर ने मुझे चाइनीज़ सिखाई है। यनकुंग बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर चिंता नहीं कर रहे होंगे। तो फिर वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स की बहुत पहले ही डेथ हो गई है। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, जो मेरी मॉम थी वो काफ़ी बीमार थी। उस टाइम पर मॉम को बचाने के लिए मुझे कॉ बेजोर चाहिए था, बट वो नहीं था। बट लगता है कि वो यहाँ पर बहुत ही कॉमन है, अगर मेरी मॉम यहाँ पर होती तो फिर शायद वो बच जाती। यनकंग बोल रही होती है कि मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हो गई है जब मैं छोटी थी। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंडफादर है, भले ही वो थोड़े इल टेम्पर्ड है पर तुम्हारे बारे में केयर करते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर के बाहर पहुँचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर वही लेडी खड़ी होती है जिससे कि यनकंग ने हॉस्पिटल में बात की होती है, और वो लेडी अपनी मदर इन लॉ के साथ आई होती है। फिर वो अंदर जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो फिर जो उनकी मदर इन लॉ होती है उनके पैर काम नहीं कर रहे होते।
ग्रैंडफ़ादर एक्यूपंक्चर अप्लाई कर रहे होते हैं बट कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो फिर हिम बोल रहा होता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो फिर उसकी बात मान जाते हैं। यन क्योंग उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो फिर हिम बोल रहा होता है तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें बचा लूँगा। इसके बाद वो अपनी नीडल्स निकालता है और एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है। एक्यूपंक्चर अप्लाई करने के बाद ही उनके मदर इन लॉ के पैर काम करने लग जाते हैं। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो थैंक यू बोल रही होती है यन क्योंग को, तभी अचानक से वो लेडी बेहोश हो जाती है। यन क्योंग एम्बुलेंस को कॉल करती है और कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। फिर वो पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। कुछ ही दूर जाकर अचानक से एम्बुलेंस रुक जाती है, तो फिर वो बाहर जाते हैं चेक करने के लिए। जिन क्योंग देख रही होती है कि वहाँ पर एक बाइक एक्सीडेंट हुआ होता है। अचानक से उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। फिर वो याद कर रही होती है जब वो छोटी होती है तो फिर उसने एक ऐसा ही सेम एक्सीडेंट देखा होता है। फिर वहाँ पर हिम पहुँच जाता है और वो उसे शांत कराता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यनको इजय पर अकेली बैठी होती है और वो याद कर रही होती है डॉक्टर ने उससे बोला होता है कि जो भी तुम्हारी मेमोरी है वो एक पर्सन की वजह से वापस आ रही हैं। फिर वहाँ पर हेम पहुँच जाता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम पे एक्यूपंक्चर अप्लाई करता हूँ, तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो फिर वो रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हेम बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। यूनकंग बोल रही होती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ, तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। ये सुनने के बाद हेम वहाँ से चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर जेहा के ग्रैंडफादर होते हैं। फिर वो हेम को अपने साथ जय पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर एक घर दिखा रहे होते हैं। फिर वो बोल रहे होते हैं कि अब से ये घर तुम्हारा है और तुम यहीं पर रहोगे। हेम पूछ रहा होता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो फिर वो बोल रहे होते हैं तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास टैलेंट है और मैं तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे पर्सन को वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए और अपने ड्रीम को अचीव करना चाहिए। रात को यूनिकॉर्न घर पे पहुंच जाती है। फिर वो ग्रैंडफादर को बता रही होती है कि सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। ये बताने के बाद वो बाहर जाती है और वहाँ पर हेम को ढूंढ रही होती है, बट वो वहाँ पर नहीं होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने ही हेम से बोला होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हेम वापस नहीं आता है। फिर एक रात को यूनिकॉर्न घर पे पहुँचती है, तो फिर वहाँ पर हेल्पर आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि पता नहीं हेम कहाँ पे चला गया, उसके पास फ़ोन भी नहीं है। अगर उसे जाना ही था तो फिर गुड बाय बोल के जाता हमसे। तभी यन को डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, तो फिर वो वहाँ पर जाती है देखने के लिए कि वहाँ पर हेम आ गया है। तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अगले दिन यन हॉस्पिटल की वीआईपी वार्ड की ओपनिंग सेरेमनी में होती है। फिर स्टेज पर यू जया जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो डॉक्टर वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यू जया के ग्रैंडफादर रोक लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि अभी एक और पर्सन बचा है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और कुछ ही देर में वहाँ पर हेम पहुँच जाता है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम बताता है बोंगताक। यन को ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है।